तीफी बर्ड, गोगी बर्ड वर्सेस ट्रखावाला ग्रुप। इनकी जो दुश्मनदारी है वो पूरे लाहौर ने देखी है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है। अब ये दुश्मनदारी के अंदर जो कत्लो-गारत का सिलसिला चलता था, जो हमले होते थे, जो कार्रवाइयाँ होती थी, वो होती कैसे थी? कोई शूटर्स वगैरह होते थे? और ये जो शूटर्स का निज़ाम है, ये चलता कैसे था? किस तरह से मैनेज होते थे मामलात? अली 90s की बात आपको बताऊं। 90s में जो ये एक दुश्मनदारी वाला सिलसिला चला हुआ था ना, उस दौरान टॉप 10 जो थे वो उभर के सामने आए थे। अब वो टॉप 10 कौन थे? वो बेसिकली उजरती कातल होते थे। अब अनीफा बाबा एक करैक्टर रहा है आपके सामने बहुत, जिसने बिला ट्रक्कावाला के मर्डर में थे, वो बाद में फिर इधर बट ब्रदर्स के साथ वो आ गए थे, जिसकी वजह से इनकी वजह से बिला ट्रक्कावाला के कत्ल का इल्ज़ाम तीफी बट गोगी बट वगैरह पर लगता था। अब ये उजरती कातल ये ही हुआ करते थे। ये सियालकोट का एक बड़ा मशहूर गैंग था, भोला सुनियारा गैंग, बब्बू सियालकोटिया, ये सब एक गैंग ही होता करता था। अब आप देखें पंजाब लेवल पे, मतलब कि मुख्तलिफ शहरों के जितने भी इश्तिहारी थे ना, तगड़े इश्तिहारी जिनके नाम थे, वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और अब इनको लीड कौन करता है? पहले बब्बू खान सियालकोटिया लीड करता था, उसकी डेथ के बाद भोला सुनियारा जो था उसने कमांड संभाल ली थी इसकी। भोला सुनियारा जो है वो सियालकोट से जब अपना नाम बना लेता है, बहुत से लोगों को मर्डर करता है वो, उसके बाद वो इलाका गैर में बैठ जाता है जाके। वहाँ पर वो अपना एक डेरा बना लेता है, एक घर बनाता है और वहाँ से बैठ के पूरे पंजाब में ऑपरेट करता है। अब वो देखता था कि किस शहर में कौन से लोग एक्टिव हैं, नौजवान लड़के। और हर जगह पे आपको यहाँ पे लाहौर के हवाले से अगर बताऊँ ना, तो लाहौर में एक खालिद चिट्टा करैक्टर रहा है। वो इंतहाई ज़ालिम तरीन पेट किलर था। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि पंजाब की तारीख में कह लें आप, कि 3 ज़ालिम तरीन जो है ना वो किलर हुए हैं, उजड़ती कातिल। माज़ी में अच्छू शीदी का नाम आपने सुना होगा, फिर उसके बाद एक शहबाज पिपली गुराया आपने सुना होगा नाम, और तीसरा ये खालिद चिट्टा था। ये इतने ज़ालिम तरीन थे और इन तीनों का काम क्या होता था, इनके जुल्म की इंतहा ये होती थी कि ये लोगों से पैसे लेके उनके मुखालफिन को मारते थे और मारने के बाद उनकी बॉडीज़ के टुकड़े करके दरियाबुर्द कर देते थे। ये एक ज़ालिम इंतहा थी जुल्म की, इन लोगों की, ये किया करते थे। अब भोला सुनियारा का राब्ता हुमायूं गुजर का, नाजी भट्ट एक करैक्टर होता था, ये हनीफा बाबा हुआ करते थे, बबूत खान सियालकोटिया, इन सब का ताल्लुक खालिद चिट्टे के साथ था। खालिद चिट्टा लाहौर शहर में, अगर मैं आपको कहूँ ना, कि वो शूटर्स के हवाले से एक इंस्टीट्यूट की जो है ना वो हैसियत रखता था। अच्छा, ये जो खालिद चिट्टा है और भोला सुनियारा, एक ही ग्रुप था या अलग-अलग सेटअप थे? नहीं, ग्रुप एक ही था ये। लेकिन खालिद चिट्टा जो था ना, इसकी लाहौर शहर में अपनी कमांड थी इसकी। लाहौर शहर में आप कह लें कि ना, इसने बेशुमार शूटर्स जो थे वो पैदा किए हैं इसने। उसमें बहुत मशहूर करैक्टर अगर आपको कहूँ तो 1-2 मैं बता दूँ। एक मुबीन भट्ट था करैक्टर, बिल्कुल। एक आमिर बोड़ा था, टीपू ट्रका वाले पे ईवान अदल में जिन्होंने अटैक किया था उसको। अब खालिद चिट्टा जो था वो, उसको मैं आपको थोड़ा-सा अगर बताऊँ कि लाहौर शहर में एक मेन बंदा वो था जिसके हाथ में शूटर्स की एक लंबी-चौड़ी तादाद हुआ करती थी। अच्छा, पहले ये खुद भी शूटर था और फिर आगे इसने लड़के रखे, या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मास्टरमाइंड था, किंग मेकर था, ये इंस्ट्रक्शन देता था और बंदे मरवाता था? नहीं, नहीं, खुद भी शूटर था, फिर उसके बाद ये शहर में नज़र रखता था और देखता था कि कौन-सा, मतलब कि 18, 20 साल, 22 साल के मतलब कि कम उम्र लड़के जो है ना, वो देखता था कि कौन से लड़के जिद्दार हैं। कोई किसी ने कहीं 324 की, कहीं फायरिंग कर दी, 1-2 वाक़यात पे दी, ये उस पे नज़र रखता था और कहता था कि यार इसको, लड़के को मैं कैप्चर किस तरह करूँगा। ये उसको अपने साथ मिलाता था, फिर उसको अपने साथ लेके ये जितने भी आप कह रहे हैं लाहौर के बड़े-बड़े डेरेदार, रस्सागीर, बदमाश लोग जो थे, उनसे उसकी मुलाकातें करवाता, अपने साथ लेके जाता। मतलब कि अपना एक उस हल्का अहबाब में जो उसका असर था, जो ताल्लुकात थे, वो उस पे दिखाता था उस लड़के को। और फिर उसके बाद उसका जब दिल चाहता था, थोड़े बहुत पैसे दे के, पैसे भी खर्च करता था उन पे, इन्वेस्टमेंट करता था, खाना-पीना, कपड़े लेके देने, कोई 2-4 हज़ार रुपया उस दौर में बड़े पैसे होते थे, 5,000 रुपया उसकी जेब में भी डाल देने, ये इस तरह से उनको तैयार करता था। अच्छा, शूटर तैयार करना जैसे हम समझेंगे कोई ट्रेनिंग होती है, वो उसको निशाना लगाना सिखाते होंगे, क्या करते थे? एक शूटर के अंदर ट्रेड्स क्या होती थी, ख़ुसूसियत क्या होती थी शूटर की? शूटर्स एक्चुअली उसकी ना कोई ट्रेनिंग कोई नहीं होती थी उसकी। नौजवान लड़के हैं, जिगरा है बस उसमें। उन्होंने बस, उनके अंदर हौसला होना चाहिए
कि ये किसी जगह अगर उनको भेज देंगे ना तो ये वहाँ पर उनको तो डर खौफ की वजह से काम छोड़ के नहीं आएंगे, ये काम करके आएंगे, ये चीज़ वो देखा करते थे। बाकी इसमें शूटर्स मतलब वो शूटर्स नहीं है कि जो हम फिल्मों में देखते शार्प हैं, शूटर्स। शार्प शूटर्स वो वाले नहीं है। ये बस एक यार किसी पे अटैक करना है, कितने 10-20 फुट के फासले से इतना ही होता है। आपके पास असला हाथ में है तो आपने जो ऊपर सिर पे जाके उसको फायर कर देने हैं आपने। लेकिन सिर्फ इसमें यही आप वाली बात के देखना ही होता है कि इसमें हिम्मत है, हौसला है, जिगरा है इसका, हाथ तो ये नहीं कांपेंगे। हाथ तो नहीं कांपेंगे, भागेगा तो नहीं। अब एक मैं आपके साथ अभी करता हूँ शेयर टीपू ट्रका वाले के मर्डर के हवाले से कि उसका एयरपोर्ट में जब मर्डर हुआ था तो वहाँ पर जो मौजूद थे उसमें से कौन एक ऐसा शूटर था जिसके हाथ से पिस्टल ही गिर गया था उसने जब टीपू की शक्ल देखी थी। ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो खालिद चिट्टा जो है ना वो करता क्या था कि इन तमाम लोगों पे, नौजवानों पे नज़र रखता था वो। ठीक है, उसने देखना है कि जी कौन मेरे काम का बंदा है, फिर ये किसी ना किसी तरीके से उसको अपने पास बुलाता या उसके पास जाता, उससे मुलाकातें करता, उसको पैसे खर्च करता, फिर इन लोगों के पास लेके जाता, सियालकोट ले जाना, इलाका गैर ले जाना, भोला सुनियारा, मइयों, गुज्जर वगैरह को, उनसे मुलाकातें करवानी। और फिर वो लोग वहाँ पर बैठ के जिन जिन लोगों की सुपारी लिया करते थे, मतलब सियालकोट बड़ा कारोबारी हिसाब से बहुत बड़ा अपना शहर है। फिर वहाँ पर दुश्मनदार लोग भी थे, लाहौर में ले लें, गुजरांवाला में ले लें, मतलब कि मुख्तलिफ शहरों से लोग जो उनके राब्ते में थे, जिन्होंने अपने मुखालफिन को मरवाना होता था, वो उनसे राब्ता करते थे, वो डील करते थे भोला सुनियारा वगैरह बैठ के। अब वो डील के बाद उनको देखना है कि लाहौर में कोई अटैक है, गुजरांवाले में है, वो देखते थे इसके लिए हमारे लिए कौन सा बंदा मौजू है। अब खालिद चिट्टा उनका मेन था बंदा जो कि यहाँ पर एक्टिव था। अब खालिद चिट्टे के पास नीचे शूटर्स की फौज भी बड़ी हुआ करती थी, तो वो उस हिसाब से अपने अपने काम करवाते थे। और खालिद चिट्टा करता क्या था कि मुखालफिन को मारने के बाद ना बुगदे से उनकी लाश के टुकड़े करके दरियाबुर्द कर देता था। तीफी बट 1986 में गिरफ्तार होकर किसी एक मर्डर केस में गालबन जेल जाता है। रामगली वाला जो मर्डर था। रामगली वाला मर्डर जो हुआ था उसमें जेल जाता है तीफी बट। ये शेख इदरीस, एक शेख सिकंदर, ये दो ताजर थे। ये तीफी बट की मुलाकात के लिए जाते हैं जेल में। खालिद चिट्टा उनके साथ होता है। तीफी बट की पहली मुलाकात खालिद चिट्टे से इन्होंने करवाई थी जेल में। उसके बाद तीफी बट के साथ खालिद चिट्टा के मामला जो थे वो काफ़ी बेहतर हो गए थे, मतलब कि आपस में ताल्लुकात और इनके इस्तेमाल भी किया बढ़- होगा। इस्तेमाल बेशुमार चीज़ों में नाम आता है कि खालिद चिट्टे को फलां जगह इस्तेमाल किया, खालिद चिट्टे को फलां जगह इस्तेमाल किया, लेकिन वो उन चीज़ों की वेरिफिकेशन नहीं है, उन चीज़ों की तस्दीक नहीं हो सकी। खालिद चिट्टा आपको बताऊँ इसका तो मतलब कि सिर्फ़ एक मखसूस तबके में इसका पता होता था कि ये खालिद चिट्टा नाम का कोई शूटर है, कोई इश्तिहारी है, जिसका ताल्लुक टॉप 10 इश्तिहारियों से है। इसका नाम पब्लिकली इसको मतलब कि नहीं जानते थे इतना। पब्लिकली इसका नाम कब होता है जब ईवान अदल में टीपू ट्रकावाला पर अटैक होता है। अच्छा, उस अटैक से पहले इसके पास कौन-कौन शूटर्स थे नामवर उस टाइम पे? नामवर मुबीन भट्ट मैंने आपको बताया, इसने देखा कि वहाँ पे रावी रोड का था। मुबीन भट्ट के पास आगे 3-4 लड़के और होते थे। इसने उनको भी अपना हैंडल किया, उनको भी मुबीन अपने भट्ट पास मिल लेके कैसे आया। गया? मुबीन भट्ट का इसका ये ताल्लुक कैसे बना? वहीं पर एक ही मुबीन भट्ट भी वहीं का रिहायशी था ना, उसी इलाके का एरिया का रिहायशी था, तो वो देखता था। मैंने बताया ना कि ये नज़र रखता था कि अगर कहीं पर किसी ने कोई गोली चलाई है, कोई झगड़ा किया है और देखा कि ये कौन है, कोई वजह क्या है, या वैसे ही इसने अपना उसको शौक है बदमाशी का, तो ये उन लड़कों पर नज़र रखता था। ठीक है, जब इसको उसको समझ आ जाए कि ये लड़का जो मेरे काम का है, ये फिर उस पर पूरा टाइम लगाता था, काम करता था, उसको टाइम देता था, उस पर पैसे खर्च करता था, तो फिर जहाँ उसने ज़रूरत पड़नी इसने उसको इस्तेमाल करना। उस दौर में जो सुपारी मिलती थी, कितने पैसे होते थे? उस दौर में आपको बताऊं कि टीपू पर जो अटैक हुआ था ना, उसके लिए इसने आगे से पता नहीं क्या लिया था, इसने उस चीज़ की कंफर्मेशन इसलिए नहीं हो सकी कि ये पकड़ा नहीं गया, इंटेरोगेट नहीं हुआ। लेकिन मुबीन भट्ट को इसने कहा था कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा, एक गुजरांवाले की पार्टी है, उसको मर्डर करना है, उस पर अटैक करना है। उनको भी ये नहीं बताया था कि जो अटैक करना है वो टीपू ट्रकावाला पे करना है। ठीक है, ये उससे बिल्कुल लाइलम थे। ये तो जब उन्होंने अटैक किया, वो भी सारी आपको बताता हूँ कि अटैक की उस टाइम कंडीशन क्या थी, और आमिर बोड़ा जो था वो कैसे पंप एक्शन छोड़ के वहाँ से भागा है उसको जब पता लगा। ये भी एक बड़ी मतलब कि स्टोरी, बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है वहाँ पे जब टीपू पे अटैक हुआ उस पे। ईवान अदल का जो हमला है, टीपू पर जो अटैक करना था, इसकी सुपारी किस तरह से मिलती है?
खालिद चिट्टा को, और वो फिर मुबीन भट्ट से क्या कहता है? असल में ना इसकी कहानी, असल अटैक की कहानी खुल नहीं सकी इसकी। और मामलात क्या थे? टीपू और उस टाइम तीफी भट्ट की लड़ाई किस बात पे चल रही थी? टीपू की और तीफी भट्ट की लड़ाई जो थी ना, एक तो वो बिल्ला ट्रक्का वाला का जो मर्डर था ना, मेन कॉज वही थी एक, उसी को लेके चल रहे थे। ट्रक्का वाला की तरफ से ये ब्लेम किया जाता था कि जो मेरा वालिद है बिल्ला ट्रक्का वाला, उसके मर्डर में गोगी भट्ट, तीफी भट्ट वगैरह प्लानिंग में शामिल हैं। कि वो कहते थे कि जी जो बाबा नीफा वगैरह हैं, इनको असला इनके घर से दिया गया था, वहाँ से लेके आए थे। यहाँ से इनका तनाज़ा सही जो है ना दुश्मनी का, वहाँ से शुरू होता है इन दो। आपकी तीफी भट्ट से कई मुलाकातें उस टाइम पे हुई होंगी, तो कोई बात इस तरह की वो मानता था? यार मैंने आपको बल्कि पहले भी कई मर्तबा इस हवाले से ज़िक्र हुआ है। मैं क्या, उस दौर के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ना, पुलिस अफसरान, हम क्योंकि रिपोर्ट करते, क्राइम रिपोर्टिंग था, बहुत अपना डीपली इसको हमने देखते थे। उस टाइम ये बहुत हॉट इशू हुआ करता था। एक तो सेक्टेरियन इशू होते थे, सिपा मोहम्मद, सिपा साहबा होती थी उस दौर में। दूसरा ये टॉप 10 हुआ करते थे। ये टॉप 10 ज़्यादा हॉट इश्यूज होते थे क्योंकि इनके हवाले से डेली बेसिस पे कोई ना कोई खबरें, कोई ना कोई मामला जो है ना वो चलते रहते थे। तो ऑनेस्टली बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल में भट्ट बरादरान का कोई हाथ नहीं था। अगर हाथ होता या बाद में पता लगता तो उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होती। मौके पे चले पता नहीं लगा कभी, ये हैं, बाद में पता लग गया, वो आप अपना ततीमा बयान दे सकते थे, उनको नामजद कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। वजह क्या थी कि उनके खिलाफ ना कोई एविडेंस थी और ना वो शामिल थे। ये तो एक गले पड़ा ढोल था जो वो बजा रहे थे। इन दोनों तरफ से ढोल जो है ना वो बजाई जा रहे थे मुस्तकिल जो है वो। अब जो इसकी असल वजह थी वो ये थी कि टीपू ट्रका वाला के कुछ फैमिली के लोग कह लें, 2-3 लोग थे, कुछ उसके वालिद के जो दोस्त टीपू के पास बैठा करते थे बिल्ले के कत्ल के बाद। बिल्ला जब कत्ल होता ना तो उसके पुराने दोस्त जो थे वो सब टीपू के पास बैठना शुरू हो गए थे। टीपू सबको चाचा चाचा जी कहता था। अब वो जब बैठ के डिस्कशन होती थी ना तो वो उसको टीपू को ये कहा करते थे कि यार तेरे प्यो नू जड़ा ना बट्टा नहीं मरवाया, वो उसको कान भरने। फिर उस दौर के कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, चंद एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका ताल्लुक दोनों ग्रुपों के साथ था। अब ये भी उस चीज़ को नहीं चाहते थे कि इनके मामलात किसी तरह हल हों, सुलह की तरफ जाएं, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात करते थे, कोई ना कोई एक एफआईआर दर्ज करवा दी किसी के खिलाफ कि ये मामला चलता रहे। ठीक है? तो ये इस वजह से इनकी दुश्मनी जो थी ना वहाँ पर चलती रही और इसी वजह से टीपू पर अटैक भी होता है। एक दफ़ा अटैक होता है टीपू के घर में। एक शख्स जो है वो उसके घर के बैक वाले घर से उसके घर टाँपने की कोशिश करता है तो रस्सा टूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है, पकड़ा जाता है। वो एफआईआर आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ग्वालमंडी थाने में दर्ज है वहाँ पे। ग्वालबंद अशरफ नाम का कोई बंदा था जो पकड़ा गया था वहाँ पे। वो उनको कहते थे कि ये भट्ट बरादरान का अजीज़ है, कोई रिश्तेदार है इनका। तो बाद में खैर उसकी बेल शेल हो गई थी, बाहर आ गया था। फिर उसके बाद टीपू पर एक अटैक होता है 2003 में, उसकी भी एफआईआर इन्हीं के खिलाफ दर्ज होती है। लेकिन इसकी कहानी जो है ना वो सही तरह खुल नहीं सकी। खुल इसलिए नहीं सकी कि शूटर था मुबीन भट्ट, आमिर बोड़ा और एक तीसरा शख्स था, उसका नाम आज तक नहीं, मेरा ख्याल मैंने सुना किसी से ना सामने आया, एक मुजम्मल खान नामी शख्स था एक। ये 3 लोग थे जिन्होंने अटैक किया था टीपू ट्रका वाले पे। प्लानिंग कैसे होती है? प्लानिंग ये होती है कि खालिद चिट्टा जो है ना गुजरांवाले में होता है मौजूद, इसको मुबीन भट्ट को, आमिर बोड़े को गुजरांवाले बुलवाता है और वहाँ पर बैठ के प्लानिंग करता है। कहता है कि यार गुजरांवाले की एक कारोबारी शख्सियत है, उसका काम जो है वो करना है, तो उसने ईवान अदल जाना है, तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपने वहाँ पे मौजूद होना है, तो आपने उसको अटैक करना है उसको। ये नहीं बताता कि वो जो टारगेट है वो टीपू ट्रका वाला है। वो कहता है गुजरांवाले की ये कोई कारोबारी शख्सियत है, दुश्मनदारी है, तो 5 लाख रुपया मुबीन भट्ट को कहता है मैं दूंगा। आगे मुबीन भट्ट खाल उसको आमिर बोड़े को अपने साथ रखता है, इन दोनों को प्लानिंग में शामिल करता है और कहता है मैं एक बंदा तुम्हें और दूंगा साथ, वो भी तुम्हारे साथ ही होगा उस अटैक में। वो मुजम्मल खान था। अच्छा, ये पर्पस ये तो नहीं कि अगर मिस कर देता है मुबीन भट्ट या आमिर बोरा तो वो जो तीसरा बंदा है वो काम करेगा पूरा? ये असल में काम किया उस तीसरे बंदे नहीं था वो, ये काम उस तीसरे बंदे ने ही किया था। उस तीसरे बंदे को पता था कि ये टीपू ट्रका वाले पे अटैक करना है हमने, उसको ये इल्म था। वो मुजम्मल खान आज भी इश्तिहारी है और मेरे जो इत्तला है उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में है और वो इश्तिहारी है आज तक उसमें। अब इनकी प्लानिंग होती है गुजरांवाले में।
ये उनको डेट बताता है कि इस डेट को फलां टाइम सुबह टीपू ने वहाँ पर जाना है। तो वो वहाँ पर एक स्पोर्ट्स बैग नहीं होता जिसमें स्पोर्ट्स का सामान होता है, उस बिल्कुल। बैग में ये वेपन लेके जाते हैं वहाँ पर। तीनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। 2 क्लाशनकोफ हैं, 1 पंप एक्शन होती है। पंप एक्शन होती है आमिर बोड़े के पास, वो पंप एक्शन से उसने अटैक करना था। 2 क्लाशनें होती हैं, एक मुजम्मल खान के लिए, दूसरी मुबीन भट्ट के पास। और ये खालिद चिट्टा देते हैं इन्हें। खालिद चिट्टा ही प्रोवाइड करता है ना इनको सारा कुछ। वो ये वहाँ पर ना स्पोर्ट्स बैग लेके वहाँ पर फील्डिंग लगा के बैठे होते हैं। फिर मुबीन भट्ट को इत्तला आती है कि भाई वो कोर्ट में पेश हो गए, कोर्ट से नवा से बांदल से वापसी के लिए उन्होंने आना है। तो ये जब वो देखते हैं ना वहाँ पे कि अपना अटैक जिस पे करना है, मेरी जो इत्तला है, जो मेरे सोर्सेज का कहना है कि क्योंकि टीपू को शक्ल से तो जानते थे सारे, लेकिन अब ये नहीं पता था कि हमारा टारगेट टीपू है। इनको ना मुबीन भट्ट को पता था, ना आमिर बोड़े को पता था। आमिर बोड़े के बताऊं कि जो मेरा सोर्स है ना, वो कहता है कि आमिर बोड़े ने जब टीपू की शक्ल देखी ना, तो पंप उसके हाथ से गिर गई और उसने दौड़ लगा दी और सेक्रेटेरिएट से वैगन में बैठ के निकल गया था वहां से। ये मेरे सोर्स का कहना है। ठीक है। फिर उसके बाद भागते हुए ना इसने मुबीन भट्ट को चिल्ला के भी कहा, आवाज भी दी उसने कि "ओए पहलवान टीपू ट्रका वाला है जे।" लेकिन तब तक मुबीन भट्ट ना ब्रस्ट चला चुका हुआ था। अच्छा। ठीक है। अब मुजम्मल खान ने जो वहाँ पर तबाही मचाई ना, असल तबाही उसने मुजम्मल खान ने वहाँ पे मचाई। उसने फिर ब्रस्ट वहाँ पे मारे हैं, जिसमें 5 लोग मर भी गए थे, कुछ ज़ख्मी हुए थे। टीपू भी उसमें ज़ख्मी हुआ था उस मामले में। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं सारे। अच्छा, ये काम जब हो जाता है ना, तो अब बात जो है ना वो कि भई ये बात ओपन नहीं होनी चाहिए। अब खालिद चिट्टे की प्लानिंग देखें, वो कितना शार्प था। उसकी प्लानिंग ये थी कि उसने ना इस काम के बाद जब टीपू बच गया ना, टीपू हॉस्पिटलाइज हो गया, 10 12 15 दिन वहाँ पर अपने हॉस्पिटल में एडमिट रहा है वो। उसके बाद उसने क्या किया कि मुबीन भट्ट को और आमिर बोड़े को वो अपने पास बुलवाता रहा कि मैं गुजरांवाली हूँ, तुम किधर हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, साइड पे हो जाओ या साइड मेरे पास आ जाओ, किसी सेफ जगह पे पहुंचा दो। एक्चुअली उसको बुलाने का मकसद ये था, इनको बुला के उसने मुबीन भट्ट और आमिर बोड़े दोनों को मार देना था उसने। अच्छा, कि बात ही ना ये ओपन हो। उसकी के बात ही ओपन हो, क्योंकि अब खालिद चिट्टे की तरफ से अटैक टीपू पर करवाना, इसके पीछे कौन था, क्या वजूहात थी, किसी से कोई डील हुई थी, किसी ने कोई पैसे दिए थे, या खालिद, क्योंकि अब तक स्टिल जो है ना, वो जितने भी प्रोग्राम भी आप इस वाले से उठा के देख लें, वो ये कहते हैं कि खालिद चिट्टे की अपनी दुश्मनी थी टीपू के साथ, खालिद चिट्टे को अपना कोई ग्रज था, तो उस वजह से उसने ये अटैक करवाया था। उसके पीछे के मुहर्रकात, उसके पीछे के वाकयात आज तक सामने नहीं है।